हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 6 से 12 तक के एनसीईआरटी क्लास के दूसरे क्लास में आज सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी के सभी विषयों के एमसीक्यू को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और जिसकी पहली क्लास हम कर चुके हैं। आप जाके वहाँ उसको देख सकते हैं। और हम 10-10 सवालों का एक रखेंगे क्लास। और इस क्लास जो है 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, जिसमें सभी लगभग 6 से 12 तक के 6 से 12 तक एनसीईआरटी के 10 सवाल रेगुलर कराए जाएंगे। और हम विज्ञान विषय से शुरू किए हैं इसे, साइंस से बायोलॉजी। जी हाँ, तो यहाँ हम कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है वहाँ के एमसीक्यू करवा रहे हैं अभी। और 10 एनसीईआरटी एमसीक्यू हम करवा चुके हैं, जिसका पहला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के सभी विषयों की एमसीक्यू सीरीज़ करवाई जा रही है। हम आप हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जीएस विथ प्रेम, जी हाँ, जीएस विथ प्रेम को ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, जीएस विथ प्रेम को ज्वाइन करें और हमारे पीडीएफ को भी प्राप्त करें। तो चलिए देर न करते हुए आज शुरुआत करते हैं आज की दूसरी क्लास में एनसीईआरटी की। तो पहला सवाल देखेंगे। जी हाँ, एक कक्षा 6 की एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आज ये हमारी दूसरी क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, और इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रुई रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त कर लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जूट नारियल बाहरी आवरण होता है। ऑप्शन नंबर सी, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, और जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, यह गलत है। यह ऑप्शन आपका गलत है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो इसकी व्याख्या है, धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पतुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है, अतः कथन भी सही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो पहले 3 ऑप्शन थे वो आपके एकदम सही हैं। जैसे रुई और जूट जैसे तंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ये आपका सही है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी आपका सही है। ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हम देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर है कि फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम। तो इसमें पूछा है फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम उपयुक्त तंतुओं में से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। जी हाँ, उपयुक्त में से जो 5 दिए गए हैं इनमें से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर है केवल 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी केवल 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 5। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संश्लिष्ट वस्तु में आपका पॉलिस्टर हो जाता है, उसके बाद नायलॉन हो जाता है, फिर एक्रेलिक हो जाता है। बाकी फ्लैक्स और रेशम ये आपके संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण नहीं हैं। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसे यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ऐसे पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वो संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, जिसमें पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसका प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो फ्लेक्स भी एक पादप का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे ये प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोगों ने इसका सही व्याख्या देख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए। जी हाँ, यहाँ पहले नंबर पे है ऑक्सीजन, फिर सिरका, उसके बाद मिट्टी का तेल, नींबू का रस। तो उपयुक्त में से कौन जल में विलेय है। जी हाँ, यहाँ पर मिट्टी का तेल, नींबू का रस तथा ऑक्सीजन और सिरका, इन चारों में से कौन जल में विलेय है। आइए इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे
इसका पहला ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 4 और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1 2 4। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है कि जल में कौन विलेय नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आप जल में विलेय है, उसके बाद सिरका आपका जल में विलेय है, फिर आपका नींबू का रस जो है जल में विलेय है। यहाँ मिट्टी का तेल जो है ये आपका जल में विलेय नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या है कि कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलेय या पदार्थ गैस कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस जल में विलेय हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल अविलेय होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी व्याख्या पढ़ ली। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें हाथ की हथेली, तेल पे लगा कागज, गत्ते का डब्बा और कांच। तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी ट्रांसलूसेंट, यह ट्रांसलूसेंट है, पारभासी है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, कौन सा इसमें से पारभासी है। तो चलिए इसकी हम देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन देख लेंगे हम। ऑप्शन है कि केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। तो यहाँ हमने यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन है जो कौन सा पदार्थ है जो पारभासी है। जी हाँ, तो यहाँ पर 1 और 2, हाथ की हथेली जो है ये पारभासी है, तेल का लगा कागज। जी हाँ, ये दो जो हैं ये आपके पारभासी हैं। बाकी गत्ते का डब्बा और कांच ये आपका पारभासी नहीं है। तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। वह पदार्थ जिसके आर पार, जी हाँ, वह पदार्थ जिसके आर पार या स्पष्ट देखा जा सके उन्हें पारदर्शी, जी हाँ, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी या ओपेक कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डब्बा पारदर्शी का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जाता उन्हें पारभासी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे हाथ की हथेली हो गई, तेल का कागज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर हमने 3 चीज़ क्लियर हुई। पहली चीज़ क्लियर ये हुई कि वह पदार्थ जिसके आर पार एकदम देखा जाए, मतलब जिसके हम इधर भी देख सकते हैं उधर भी देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। और जिनके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवार हो गई या कोई लकड़ी हो गया, तो वहाँ पर अपारदर्शी हो जाता है, जिसे ओपेक कहते हैं। कांच, जैसे कांच पारदर्शी हो गया, गत्ते का डब्बा हो गया, अपारदर्शी होता है। ये आपका अपारदर्शी, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनके आर पार तो देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जाता था। ये क्या होता है कि हाथ की हथेली में क्या होता है कि जब लाइट वाइट जलाइए तो थोड़ा लगता है कि इधर भी दिख रहा है, तो लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं दिखता है। तो ऐसे तो पदार्थों को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे इसमें हाथ का तेल हो गया, तेल का लगा कागज भी हो जाता है। तेल के लगे कागज में भी हम स्पष्टता एकदम मुझे उस पार की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो यहाँ आप लोग क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के 5वें क्वेश्चन पे। जी हाँ, आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थों के पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, निष्पावन जिसे विनोविंग कहते हैं, निस्तारण डिसेंटेशन कहते हैं, बाकी निस्यंदन फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधियां हैं। जी हाँ, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन से पृथक्करण की विधियां हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। जी हाँ, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3। तो आइए इसकी यहाँ पर हमने फिर से सवाल को देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित पदार्थों में, जिसमें निष्पावन हो गया, निस्तारण हो गया, निस्यंदन हो गया, इनमें से कौन सा पृथक्करण की विधियाँ हैं। तो ये तीनों जो हैं आपकी पृथक्करण की विधियाँ हैं। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से उसके अवयव और पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन जिसे सीविंग कहते हैं, अवसादन सेडिमेंटेशन, थ्रेसिंग और वाष्पन एवोपोरेशंस भी अन्य मिश्रणों से उनके अवयवों से पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए थे कि ये तीनों तो आपकी पृथक्करण की विधियाँ हैं ही, साथ में आपका चालन भी हो गया, अवसादन हो गया, वाष्पन हो गया, ये भी आपके पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह आपको फिर से हम बता दें कि यह NCERT की 6 से लेकर 12 तक की जो MCQ सीरीज़ है यहाँ पर चल रही है। और ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना NCERT के कोई भी एग्ज़ाम आजकल निकालना बहुत मुश्किल है। जबकि आप जानते हैं कि आजकल छोटे छोटे एग्जामों में NCERT के फैक्ट पूछे जा रहे हैं। बड़े बड़े एग्जामों में बिना NCERT को पढ़े आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो इसलिए NCERT का बेस यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ इसको बहुत बेसिक से यहाँ कक्षा 6 से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम 12 तक के सभी MCQ को धीरे धीरे कवर कराएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर इसके बेल आइकन को भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए और इसका लाभ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो और इसकी जो PDF है आपको हमारे GS विद प्रेम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी, तो आप उस हमारी इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए करिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, छठा क्वेश्चन है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। जी हाँ, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका पहला देख लेते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि किसी मिश्रण के करोड़ के अमाप में अंतर का उपयोग चालान या निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा देखेंगे, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और साधन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, द्रव और उसके अभिलेख पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो यहाँ हमने क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका कथन जो है सही नहीं है। यहाँ इसमें कहा है कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और साधन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पर जो दिया है ये दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे ये अवसाधन विधि नहीं होगा, ये चालन विधि के द्वारा होता है। जी हाँ, ये चालन विधि के द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चालन प्रक्रिया में चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयव के बड़े कणों को चाल कर अलग कर दिया जाता है। तो ये आपकी राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इसमें व्याख्या और है, इसको पढ़े हम थोड़ा कि इसमें व्याख्या पढ़ेंगे कि चलन प्रक्रिया में चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मिश्रित अवयव को बड़े कणों में चाल कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद अधिक महीन अशुद्धियों को छानने और कपड़े को अथवा फिल्टर पथ का उपयोग, इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जी हाँ, इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग किया जाता है और मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। अवसादित मिश्रणों को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन भी गलत है। जी हाँ, यहाँ पर हमने देख लिया। और अगला देखेंगे, फिर द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव को तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा था कि ये जो दिया है कि रेत के तली में बैठे मिश्रण को रेत भारी हो जाते हैं, अवसाधन की विधि द्वारा उड़ किया जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर यह निस्तारण कहा जाता है, इसको निस्तारण कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ 7वां क्वेश्चन है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर सी कोलाइडी विलयन, ऑप्शन नंबर डी जेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संतृप्त विलयन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए संतृप्त विलयन। तो इसकी फिर से हम लिख देते हैं कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन में क्या कहलाता है। तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके व्याख्या देखेंगे। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, उसे उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देख रहे हैं। 8वां क्वेश्चन आज का, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बढ़ती है। जी हाँ, जब हम किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी विलेयता जो है बढ़ जाएगी। ये तो आप लोग जाहिर सी बात है कि उसकी विलेयता जो है बढ़ जाएगी। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि विलयन का तापमान, जब विलयन का तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। जब किसी भी विलयन को हम अगर गर्म करेंगे तो वहाँ पर उसकी जो विलयन होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के 9वें क्वेश्चन। आज का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अगर औजार में लोहे के फलक बने हैं, वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। जब कोई चीज़ से क्या होता है, लोहा जब गर्म होता है तो फैलता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर गर्म करने से वलय में क्या होगा, उसके आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका आकार बड़ा हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे में छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे वह हत्थे पर कस जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने 9वें क्वेश्चन का व्याख्या देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के 10वें क्वेश्चन पे। जी हाँ, आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में है गुब्बारे का फटना, ऑप्शन नंबर बी में दूसरे में है दूध का दही बनना, ऑप्शन नंबर 3 में है नमक का पानी में घुलना, ऑप्शन नंबर 3 में कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो यहाँ पर हम सवाल क्या पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रिवर्स किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये है इसका, केवल 1 या 2। जी हाँ, केवल 1 या 2। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3। ऑप्शन नंबर डी 3 या 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 या 4। तो यहाँ क्या हमने सवाल पूछा था, फिर से देखेंगे कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 या 4। जी हाँ, नमक का पानी में घुलना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन के ढेर में बदलना, इसे भी उत्क्रमित किया जा सकता है। बल्कि ये जो दूध का दही बनना, गुब्बारे का फटना, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं। जैसे गुब्बारे का फटना तथा दूध का दही बनना, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। जबकि नमक का पानी में बदलना, घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन है, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो इसे आप लोग याद रखिए। हम लोगों ने 10वें क्वेश्चन का देख लिया व्याख्या। तो ये था हमारे आज के 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी कक्षा 6 से 12 के एनसीईआरटी के ये जो सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोग ज़रूर शामिल हों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा क्लास आप लोगों को डेली मिलता रहे, तथा हमारे इस चैनल को जीएस विद प्रेम को ज्वाइन करें। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको जीएस विद प्रेम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना रहेगा, वहाँ पे हम इस पीडीएफ को शेयर कर दिया करेंगे। तो आप लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज़ को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। चलिए फिर हम लोग एक नई एमसीक्यू में मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।